नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र को 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पुणे मेट्रो के एक खंड का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, आधुनिक शहरों की जरूरत के मुताबिक काम कर रही है मौजूदा सरकार। मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे, श्रोताओं को बताया कार्यक्रम का मुख्य सूत्रधार। मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई पड़ावों को किया याद। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने पर देशवासियों को दी बधाई। देशवासियों से किया स्वच्छता अभियान से जुड़ने का आह्वान। जम्मू कश्मीर में आज थम जाएगा अंतिम चरण का प्रचार। भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत सभी दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। हरियाणा में चुनावी संग्राम जारी, सभी दलों ने झोंकी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की विशाल जनसभाएं। कांग्रेस का भी प्रचार अभियान जारी। जेजेपी एएसपी गठबंधन ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने संभाली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। भाजपा ने मुख्यमंत्री स्टालिन पर वंशवाद को बढ़ाने का लगाया आरोप। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, अब तक 132 की मौत और 64 लापता। नेपाल के चलते बिहार में बाढ़ के हालात। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के बाद अब हिजबुल्लाह नेता नबील काउक को इजरायल ने मार गिराया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आज भी भीषण बमबारी जारी। ईरान ने दी बदले की धमकी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के लिए कुल 11,240 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिसमें सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन और सावित्रीबाई फूले के ऐतिहासिक स्मारक का भूमि पूजन शामिल रहा। अहम रहा पुणे मेट्रो के 6 किलोमीटर लंबे खंड का लोकार्पण। यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट तक का खंड है। वहीं स्वारगेट से कात्रज सेक्शन का भूमि पूजन भी किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक शहरों की जरूरत के मुताबिक मौजूदा सरकार काम कर रही है, जबकि पहले की सरकारें काम लटकाती थी। इसी साल मार्च में मैंने रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी तक मेट्रो सेवा का लोकार्पण भी किया था। 2016 से अब तक इन 7-8 वर्षों में पुणे मेट्रो का ये विस्तार, इतने रूट्स पर काम की ये प्रगति और नए शिलान्यास, अगर पुरानी सोच और कार्य पद्धति होती तो इनमें से कोई भी काम पूरे नहीं हो पाते। पिछली सरकार तो 8 साल में मेट्रो का एक पिलर भी खड़ा नहीं कर पाई थी, जबकि हमारी सरकार ने पुणे में मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क तैयार कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री ने 6,400 करोड़ रुपए की बिडकीन परियोजना का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर मिलेंगे, जो विकसित महाराष्ट्र से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। छत्रपति संभाजी नगर में लगभग 8,000 एकड़ में बिडकीन इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार होगा। कई बड़े बड़े उद्योगों के लिए यहां जमीन अलॉट हो गई है। इससे यहां हजारों करोड़ का निवेश आएगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेश से नौकरी पैदा करने का ये मंत्र
आज महाराष्ट्र में युवाओं की बड़ी ताकत बन रहा है। और आइए बुलेटिन में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की जनादेश के जरिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदान होना है। अधिकतर सीटें जम्मू संभाग की हैं। अकेले जम्मू जिले में 11, सांबा में 3, कठुआ में 5 और उधमपुर में 4 सीटें हैं। चुनाव के बाद मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पार्टी की सफलता का विश्वास जताया है। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता से विशेष बातचीत में उन्होंने मोदी सरकार में हुए विकास का जिक्र किया। 1 तारीख को आखिरी फेज, लेकिन जिस तरह से आपकी मेहनत रही उसको ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को हर कॉर्नर पे, घाटी में हो, श्रीनगर में हो और जम्मू में हो, जम्मू रीजन में देखें तो पूरा 100% लोग लास्ट चुनाव में कांग्रेस पार्टी के डाले होंगे, लास्ट चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाले होंगे, मगर इस चुनाव में सभी लोग मिलकर आज भारतीय जनता पार्टी पक्ष में अपना आश्वासन दे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 बड़ी रैलियों के साथ सभी लीडरों ने जमकर मेहनत की और 370 के बाद का परिदृश्य कुछ अलग है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बन रही है? 100% जम्मू कश्मीर के जनता चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार हो। बुलेट कहीं नहीं नजर आ रहा, बैलेट के लिए लोग घर से निकल रहे हैं। कितना बड़ा उत्साह! और दूसरी बात है, चुनाव आयोग की भूमिका को ओवरऑल इस क्षेत्र में कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर सरकार हो, भारत सरकार हो, चुनाव आयोग हो, एक अपना अपना जिम्मेदारी निभाए रहे। मेरे ख्याल से 1 तारीख को होने वाले फर्स्ट फेज भी वो जम्मू का रीजन का है, वो भी चुनाव इसी शांतिपूर्वक हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ और सिक्योरिटी फोर्सेस हो, सभी लोगों वही प्रयास करें, इलेक्शन कमीशन भी वही चाहते होंगे। इसीलिए अब तक जो भी चुनाव होते हैं देश भर में छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, मगर इस चुनाव में एक इंसिडेंट भी नहीं आया, एक बूंद का खून भी जमीन के ऊपर नहीं गिरा है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये नया कश्मीर का, नया जम्मू का एक आविष्कार दिखते हैं। सरकार आप बना रहे हैं, 8 तारीख को जनता का मैंडेट आपके पक्ष में आ रहा है। मेरा पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर जनता स्टेबल सरकार चाहते हैं। जम्मू कश्मीर जनता को सेवा करने वाले सरकार चाहते हैं। इसीलिए मेरा पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ हमारा पार्टी का सरकार आएगा। तो ये थे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी साहब। बड़ी बात रेड्डी साहब ने कही कि 370 के बाद की जो तस्वीर बदली है वो कहीं ना कहीं एक नए कश्मीर में एक नई इबारत की ओर इशारा करती है। और उनका मानना है कि तीसरे फेज में जब जम्मू में मतदान होंगे तो उसके बाद जो 8 तारीख को इसके रिजल्ट आएंगे तो पूरी तरह से वो आश्वस्त हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से कार्य हुए हैं, जिस तरह से धारा 370 की बात का नया कश्मीर का परिवर्तन हुआ है, ऐसे में वो नए वादों और नए संकल्पों के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, जम्मू। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जम्मू पूर्व सीट पर दिलचस्प मुकाबला है। यहां भाजपा ने युद्धवीर शेट्टी को उम्मीदवार बनाया है। हमारे संवाददाता धीरज ने उनसे विशेष बातचीत की। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और इस वक्त हमारे साथ जम्मू पूर्व से भाजपा प्रत्याशी युद्धवीर शेट्टी जी मौजूद हैं। सर, एक वायदा जो आपने मन में कर रखा है कि अगर हम चुनकर आते हैं यहाँ का काम पूरा करेंगे। टूरिज्म के क्षेत्र में टूरिस्ट यहाँ पे आए, मैं चाहता हूँ कम से कम 50% जो पिलग्रिम वैष्णो देवी जाता है वो 2 रातें या 3 रात हमारे पूरे विधानसभा में गुजार के जाए। मैं ऐसी व्यवस्था करके अपने दुकानदार भाई जो हैं, मेरे जो फड़ी वाले हैं, रेडी वाले हैं, जो शायना वोटर हैं हमारे यहाँ के और मेरे साथ खड़े रहते हैं, उसके साथ साथ मैंने सबसे बड़ी बात है कि कल इंटेलेक्चुअल की भी, परसों
पूर्व विधानसभा के डॉक्टर थे, इंजीनियर्स थे, आर्किटेक्ट थे और जो सीनियर यहाँ के गणमान्य व्यक्ति थे उनके साथ बैठा था। उनके साथ भी इसके ऊपर मैंने चर्चा की है। ये पुराना इलाका रहा है आपका, मैंने देखा कि छोटी छोटी पटरी है, बाजार भी हैं, दुकान रोड पे और व्यवसायी वर्ग भी है, उनके लिए आपके दिल में? मैं तो 24 घंटे चट्टान बन के उनके पीछे खड़ा रहा हूँ। कहीं बस स्टैंड का हो, गुम्मट का हो, पुरानी मंडी का हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई है मैंने उनके साथ खड़े होकर एजिटेशन भी की, तब उनके मुद्दों के लिए लड़ा हूँ। विपक्ष कितना चुनौती मानते हैं आप? तो विपक्ष की अगर मैं बात करूं, जब मेरी सीट अनाउंस हुई थी 25 दिन तक तो विपक्ष के पास ना एनसी ना कांग्रेस का कैंडिडेट था और पूरा विधानसभा से कोई भी कैंडिडेट यहाँ से खड़ा ही नहीं हुआ। हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी युद्धवीर सेठी जी, और जिन्होंने बताया कि जो चाहे यहाँ के व्यापारी वर्ग हो, चाहे यहाँ के रेहड़ी पटरी वर्ग हो, उनके काम को पूरा करना इनका संकल्प है, इनका इरादा है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, जम्मू ईस्ट। जम्मू कश्मीर में बहु विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने विक्रम रंधावा को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव में उनके मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता धीरज ने उनसे विशेष बातचीत की। बाहु विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विक्रम रंधावा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। अभी चुनाव में 2 दिन का समय बाकी है, लेकिन अभी इनके लिए केक कट रहे हैं। विक्रम रंधावा साहब इस वक्त अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या चुनावी मुद्दा है यहाँ का और इतना जनता का समर्थन मिल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, मैं तो हमेशा से एक हमारा मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। हम तो नहीं भी रहे सत्ता में, जब हम नहीं भी विधायक थे तब भी हम इस मूल मंत्र के साथ लोगों के बीच में जाते रहे और काम करवाना, लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना। ये कि मेरे पीछे एक बहुत स्ट्रांग विचारधारा की बैकग्राउंड है, मेरा मजबूत नेतृत्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष का जो अमृत काल है वो देने के लिए लोगों के पास, हमारे पास इतना कुछ है कि अपोजिशन के पास जवाब ही नहीं है उस बात का। उसके बावजूद भी हम आखिरी लड़ाई तक लड़ेंगे और जब तक आखिरी वोट कास्ट नहीं हो जाता है हम आराम से बैठने वाले हैं नहीं। प्रधानमंत्री ने कल 2-3 प्रमुख बातें कही, उसमें उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात करी, उन्होंने धारा 370 के बाद अमन और शांति की बात कही। आप क्या कहेंगे? देखिए, धारा 370 के बाद का जम्मू कश्मीर और पहले के जम्मू कश्मीर में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज ना कहीं पत्थरबाज है, आज किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान का झंडा हाथ में पकड़ के घर के बाहर निकल के दिखा दे। केंद्र में मजबूत नेतृत्व जो है, आज उसने कश्मीर को मेन स्ट्रीम पे लाया है। आज करोड़ों की तादाद में वहाँ पे टूरिज्म जा रहा है। आज कोई कह नहीं सकता वही लाल चौक जहाँ कभी तिरंगा लगाना भी मुश्किल होता था, तो वहाँ तिरंगा जो है हवा में लहरा रहा है। और एक नया विकासशील जम्मू कश्मीर, विकसित भारत के साथ जुड़ा हुआ विकसित जम्मू कश्मीर, उन चीज़ों को लेके प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, मुझे लगता है कि अब लोगों का एहसास हो रहा है कि पोस्ट 370 का जम्मू कश्मीर क्या दृश्य है उसका। आपके क्षेत्र में ऐसे भी लोग हैं जिनको पहली बार वोटिंग राइट मिला है, इसका भी जिक्र पीएम साहब ने किया था और आपसे भी एक दिन हमारी बात हुई थी। तो ऐसे लोगों को के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो हमारा प्राइड है और हमने बहुत फर्स्ट टाइम वोटर्स को अप्रोच भी किया है। हमारे साथ बाहु विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी, जिन्होंने बताया कि अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो उनके पास बाहु विधानसभा के विकास के लिए रोड मैप है, विजन है, चाहे टूरिज्म हो या यहाँ की आम लोगों की समस्या हो। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, बाहु विधानसभा। और अब से थोड़ी ही देर में चुनाव प्रचार थमने वाला है जम्मू कश्मीर में। ऐसे में क्या है राज्य में माहौल, की बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता। अमरेंद्र, सीधे तौर पर समझना चाहेंगे, देखिए अब बहुत कम समय बचा है जब चुनाव प्रचार थमने वाला है। ऐसे में नए भारत का नया जम्मू कश्मीर अब लोकतंत्र की नई इबारत लिखने को तैयार है। कैसा माहौल है? ग्राउंड जीरो से आपने कवर किया है वहां पर, और सबसे बड़ी यदि हम बात करें तो मुद्दे बड़े क्या हैं इस बार? पराक्रम, देखिए, तीसरे और अंतिम चरण में अगर बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर में 40 सीटें हैं और जिसमें जम्मू संभाग में 24 सीटें हैं और कश्मीर रीजन में
16 सीटें हैं जी। एक अहम बात। इसके अलावा जो 24 सीटें हैं, देखिए वहां से गणित स्टार्ट होता है, और जिसमें जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, ये 4 बड़े जिले हैं जम्मू संभाग के 24 सीटों के, जहां पर एक बड़ा मुकाबला है। और अगर थोड़ा पीछे मैं लेके जाऊं, 2014 की एक तस्वीर देखेंगे तो इसी संभाग से भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें उस दौर में जीती थी 2014 में, और पीडीपी ने 28 सीटें जीती थी, और दोनों में टाई अप हुआ था और सरकार बनी थी। लेकिन 2018 में दोनों की राहें जुदा हो गई। लेकिन आपको अगर याद होगा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास का वो दिन 5 अगस्त 2019 एक नए अध्याय की ओर इशारा करता है, और जब धारा 370 खत्म होती है, 35A खत्म होता है, उसके बाद की जो तस्वीर है वो जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से बदल जाती है। मैं कल आपको एक उदाहरण देता हूं। कल मैं गया था जम्मू कश्मीर के बिल्कुल बॉर्डर के इलाके में, और ये उधमपुर जिले में सुचेतगढ़ एक विधानसभा है, उसके मैं गांव में 2 गांव में गया था। एक अब्दुल्लिया गांव है और दूसरा सुचेतगढ़ का गांव है, और वहां से पाकिस्तान का जो सियालकोट है वो मुश्किल से 11 किलोमीटर पड़ता है, और एक कजलिया करके गांव है जो कि 200 मीटर की दूरी पे है। और देखिए तस्वीर देखिए, आज वहां पर बॉर्डर टूरिस्ट आ रहे हैं, यानी कि बॉर्डर टूरिज्म बढ़ाया जा रहा है। और जिस अब्दुल्लिया की मैं बात करता हूं, एक पीर बाबा की मजार है, जिस मजार पर हम गए, हमने बहुत सारे लोगों से बात की। आज आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि उन सभी लोगों के मन में कहीं भय नहीं है, कहीं डर नहीं है, और बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग, सभी एक मेला लगता है। उस मेले में आप सोचिए कि इस दौर में वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, देशभक्ति के गीत चल रहे हैं, तो एक अलग माहौल। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जम्मू का तस्वीर बदला है, मुद्दे, लेकिन हाँ, मुद्दों की जो बात की तो मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू का जो शहरी इलाका है, वहां कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुए हैं, और खासकर 2019 के बाद से जो परिवर्तन दिखा है, उसकी छाप जरूर दिखती है। ग्रामीण इलाकों में जो बात करें तो वो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जिसमें कनेक्टिविटी है, रोजगार है, सड़क है, पानी है, बिजली है। दूसरी बात, जब मुकाबले की बात आती है तो देखिए, जो पिछली बार जो 14 की जो तस्वीर थी वो पूरी तरह से इसलिए भी बदल रही है कि पीडीपी जो है ग्राउंड पे बहुत बुरी स्थिति में है। और अगर बात करें घाटी को अगर छोड़ दें पीडीपी के लिए, तो पीडीपी जम्मू जो संभाग है, जो 24 सीटें और जो ओवरऑल सीटें जम्मू की थी, वहां कहीं नहीं नजर आ रही है। 2014 में कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी, जो इस बार उसको बढ़ाने की उम्मीद कर रही है। और जो एनसी है, एनसी ने पूरे जम्मू कश्मीर से 15 सीटें जीती थी, उनका भी ये दावा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस बार की 24 सीटें अगर बात करें जम्मू संभाग की, तो खासे अहम माने जा सकते हैं, और उनको उम्मीद है। मेरी पार्टी के कई बड़े नेताओं से बातचीत हुई, और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे जम्मू कश्मीर में 4 बड़ी सभाएं, और 4 बड़ी सभाओं में जिस तरह से लोग उमड़ के आ रहे हैं, और जनता का जितना विश्वास है, गृह मंत्री की रैलियां, आज आखिरी दिन था प्रचार का, आज स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जम्मू जिले में रैली कर रहे थे। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली की, उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, मुफ्ती परिवार से पीडीपी से कर रहे हैं। तो ओवरऑल आज सबने पूरी ताकत झोंक दी है। और अभी लेकिन जो जम्मू संभाग है वो खासा मजबूत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और यही वो 4 जिले थे, सांबा, उधमपुर, कठुआ और जम्मू, जहां से भारतीय जनता पार्टी की ये हिंदू बाहुल क्षेत्र है, एक बड़ी पैठ है। तो उम्मीद यही है कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ 25 सीटें जो बचेंगी, उसके अलावा उनका जो टारगेट है वो 40 सीटों का है, और जो यहां बहुमत का आंकड़ा है वो 46 का है। 90 विधानसभाओं में से 46 विधानसभाएं 46 सीटें जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए जरूरी है। तो उनका दावा है कि वो 40 सीटें अपने बल पे लेके आ रहे हैं, और नंबर 1 पार्टी के तौर पे आ रहे हैं। पराक्रम। लेकिन अमरेंद्र देखिए, जिस तरीके से वहां पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो तमाम सारे कोशिशें की गई, और उसके बाद अब हम जब बयानबाजी देखते हैं उसमें कांग्रेस ये कहती है कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम अनुच्छेद 370 जो है वो वापस लेके आएंगे। तो ये जो आम जनता है, इस तरीके की बयानबाजी से कैसा असर पड़ता है? और जब बदले हुए समय में विकास की तस्वीर की झलक जब जम्मू कश्मीर की आवाम देख रही है, तो ऐसे में क्या समझा जाए, जनता का जो जनादेश है वो किस और जा सकता है? देखिए पराक्रम, बहुत अहम सवाल पूछा आपने। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दावे 5 अगस्त 2019 के बाद से जो तस्वीर
और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा रहा है। कांग्रेस और एनसी गठबंधन की बात करें, वो बार बार स्टेटहुड की बात करते हैं, बार बार धारा 370 को लागू करने की बात करते हैं, और लेकिन जनता जो है, जनता के बीच में जो परिवर्तन जिन्होंने देखा, जिन्होंने बॉर्डर पे एक टेररिस्ट का, वो आतंक साए का, दहशतगर्दों का एक दौर देखा था, आज अगर वहां शांति है तो वो लोग चाहते हैं कि इससे बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन हुआ है, और इस परिवर्तन को आगे लाने के लिए एक स्थायी और मजबूत सरकार चाहिए जो विजन के साथ काम करे, जो विकास के मुद्दों के साथ काम करे। तो जो ये जो भारतीय जनता पार्टी के सामने एनसी और कांग्रेस का जो दावा है, ये कहीं ना कहीं जनता को समझ में आ रहा है। जनता पूरी तरह से समझ रही है कि जिस तरह से जम्मू बदला है, जिस तरह से कश्मीर बदला है, और घाटी का वो क्षेत्र जो बॉर्डर के बिल्कुल पास है, वो जो बदले हैं। ठीक है, तो समय बदला है और समय के साथ में जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी बदली है। बिल्कुल अमरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये समझना दर्शकों के लिहाज से, आपके लिहाज से ये भी जरूरी है कि जो जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसका संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया को जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका संदेश पाकिस्तान के पास भी सीधे तौर पर जा रहा है। बहरहाल बढ़ेंगे आगे, और अब बात हरियाणा विधानसभा की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के बादशाहपुर में चुनावी जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने राहुल गांधी पर अग्निवीर योजना को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है। 5 साल के बाद कोई अग्निवीर ऐसा नहीं होगा जिसके पास पेंशन वाली नौकरी नहीं होगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ बोर्ड कानून को जल्द लाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि इसे अगले सत्र में मंजूर किया जाएगा। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपनी दूसरी चुनावी रैली हरियाणा के नांगल चौधरी में की। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा को जात पात में बांट दिया है। भाजपा सरकार हरियाणा को देश में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए काम करेगी। कांग्रेस पार्टी ने जात पात में, परिवारवाद में, भ्रष्टाचार में, भाई भतीजावाद में हरियाणा को बर्बाद और बदनाम करने का काम किया। हम हरियाणा को बहुत आगे ले गए हैं, मगर हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का काम करेंगे। नंबर 1 राज्य बनाने। साथ ही उन्होंने आरक्षण को लेकर कहा कि जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद में है, कोई भी आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता। राहुल बाबा, आपको जो करना है वो कर दो। भाजपा का एक भी सांसद संसद में है, तब तक आप आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकते। मेरी बात मान कर चलना, हम आरक्षण नहीं जाने। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा के रोहतक में जनसभा की। नड्डा ने कांग्रेस के दौर के घोटालों की याद दिलाई। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो जमीनों के घोटाले होते थे कि नहीं होते थे? बड़े बड़े धन्ना सेठ गरीब किसान की भूमि को हड़पते थे कि नहीं हड़पते थे? जो सक्षम विद्यार्थी थे वो बेरोजगारी की कतार में खड़े रहते थे। कौन सा घोटाला नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने? कोयला घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, बालू घोटाला, चावल घोटाला, टैंक घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, 2G 3G घोटाला। न नभ छोड़ा, न जल छोड़ा, न थल छोड़ा, न पृथ्वी छोड़ी, न समुद्र छोड़ा, न आकाश छोड़ा। तीनों में घोटाला किया तो ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने घोटाला किया, ये हमको याद रखना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेजेपी एएसपी गठबंधन ने सिरसा से अपना घोषणा पत्र जारी किया। हरियाणा के पूर्व डिप्टी मुख्य सीएम दुष्यंत चौटाला और एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस घोषणा पत्र को जनसेवा पत्र के नाम से जारी किया है। इस पत्र में पूर्व गठबंधन सरकार के दौरान जेजेपी द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया गया है। साथ ही घोषणा पत्र में फसलों के लिए एमएसपी पर खरीद,
फसल खराब होने पर 25,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा, जननायक फसल सुरक्षा स्कीम और 11,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में सभी भर्तियों के लिए एक ही बार मात्र 100 रुपये फीस, 1 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी, बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 21,000 रुपये वेतन और भिवानी को एजुकेशन सिटी बनाने का वादा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को मासिक कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि मन की बात के इस लंबी यात्रा के ऐसे कई पड़ाव हैं जिन्हें वो कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि मन की बात के श्रोता ही कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंची है। इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात के 10 वर्ष पूरे होंगे तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। मन की बात के करोड़ों श्रोता हमारी इस यात्रा के ऐसे साथी हैं जिनका मुझे निरंतर सहयोग मिलता रहा। देश के कोने कोने से उन्होंने जानकारियां उपलब्ध कराई। मन की बात के श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। मन की बात ने साबित किया है कि देश के लोगों में पॉजिटिव जानकारी की कितनी भूख है। पॉजिटिव बातें, प्रेरणा से भर देने वाले उदाहरण, हौसला देने वाली गाथाएं लोगों को बहुत पसंद आती हैं। मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। मैं विभिन्न टीवी चैनल्स को, रीजनल टीवी चैनल्स का भी आभारी हूं जिन्होंने लगातार इसे दिखाया है। मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेस ने मुहिम भी चलाई। मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से एक बार फिर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल की अपील की। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को 10 साल पूरे हो गए हैं और मेक इन इंडिया के कारण देश में अब विश्व स्तरीय उत्पाद बन रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की प्रतिभा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्रिएट इन इंडिया के तहत युवाओं से भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को जहां एक तरफ 10 साल पूरे हुए हैं, वहीं देश में उत्पादन को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को भी 10 साल पूरे हुए हैं। इस अभियान की सफलता से हर वर्ग को फायदा मिल रहा है। भारत में एक तरफ स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा मिल रहा है तो दूसरी तरफ अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। आज देश में विश्व स्तरीय उत्पाद बनने के कारण निर्यात को भी बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हब बनकर उभरा है, जिससे कि युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना है और देश की युवा शक्ति की वजह से दुनिया भर की नजरें हम पर है। ऑटोमोबाइल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, एविएशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर डिफेंस, हर सेक्टर में देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। देश में एफडीआई का लगातार बढ़ना भी
हमारे मेक इन इंडिया की सफलता की गाथा कह रहा है। अब हम मुख्य रूप से 2 चीजों पर फोकस कर रहे हैं। पहली है क्वालिटी, यानी हमारे देश में बनी चीजें ग्लोबल स्टैंडर्ड की हों। दूसरी है वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए नए क्षेत्रों के आने से रोजगार के नए नए अवसर सामने आ रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए क्रिएट इन इंडिया थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं और इसमें सभी से भाग लेने की भी अपील की है। गेमिंग, एनिमेशन, रील मेकिंग, फिल्म मेकिंग या पोस्टर मेकिंग, अगर इनमें से किसी स्किल में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो आपके टैलेंट को बहुत बड़ा मंच मिल सकता है। अगर आप किसी बैंड से जुड़े हैं या फिर कम्युनिटी रेडियो के लिए काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे। कुछ चैलेंजेस तो म्यूजिक, एजुकेशन और यहाँ तक कि एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड है। इस आयोजन में कई सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं जो इन चैलेंजेस को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org पर लॉगिन कर सकते हैं। देश भर के क्रिएटर से मेरा विशेष आग्रह है कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएं। पीएम मोदी ने युवाओं से जहां एक तरफ अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी को सामने लाने का आग्रह किया है, वहीं उन्होंने त्योहार के मौसम में सभी से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदने की भी अपील की है। वोकल फॉर लोकल के तहत पीएम मोदी ने एक बार फिर स्थानीय उत्पादों को खरीदने के अलावा इसे बढ़ावा देने की भी अपील की है। स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने से ही भारत दुनिया में जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 132 हो गई है। सशस्त्र पुलिस बल नेपाल के प्रवक्ता उप महानिरीक्षक कुमार न्यूपाने ने 125 लोगों की मौत की पुष्टि की है। साथ ही 64 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 61 से अधिक लोग घायल हैं। बारिश के कारण आई बाढ़ से 322 घर और 16 पुल क्षतिग्रस्त हो गए। कोशी से 853, मधेश प्रांत से 56, घाटी से 1500 और बागमती से 494 लोगों को बचाया गया है। नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह ने सभी सरकारी मशीनरी को त्वरित आपदा प्रतिक्रिया जुटाने का निर्देश दिया है। देश भर में आज मौसम में थोड़ा सुधार देखते हुए त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ ही देश के 8 अन्य एयरपोर्ट से घरेलू हवाई परिवहन सेवा बहाल हो गई है। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली उड़ानों को आज रात 10 बजे तक की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि शुक्रवार और शनिवार को खराब मौसम के कारण 400 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई थी। वहीं स्थिति पर चर्चा करने के लिए पीएमओ की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। नेपाल में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। अरुण, दूधकोशी, सुनकोशी, बागमती, नारायणी, तीनों और बाणगंगा और उनकी सहायक नदियां भी इनमें शामिल हैं। नेपाल के बाढ़ग्रस्त इलाके में राहत और बचाव अभियान जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ का असर बिहार में भी देखा जा रहा है। आज सुबह 5 बजे
कोसी बैराज वीरपुर से 6,61,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। 1968 के बाद ये पहली बार है जब इस बैराज से इतना पानी छोड़ा गया है। वहीं तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभागों की टीमें दिन रात तत्पर है। इस बीच बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पटना में बैठक बुलाई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में बाढ़ के हालात और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। और इस पूरी खबर पर पटना से हमारे सहयोगी मधुरेश नारायण जुड़ रहे हैं। मधुरेश, समझना चाहेंगे जिस तरीके से नेपाल में जो हालात हैं उसका सीधा सीधा असर अब पटना पर भी हम देख पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या स्थिति है? गृह मंत्रालय ने बैठक की है, क्या तैयारियां की जा रही हैं और जो बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं वहां से किस तरीके की व्यवस्था की गई है? देखिए, इससे पहले भी कल भी जब बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया था राज्य सरकार के द्वारा, तो जो जितने डीएम हैं जिलों के 12 जो अभी जो लगातार बारिश हो रही है उसमें 12 जिले प्रभावित हुए हैं। उन 12 जिले के डीएम को हाई अलर्ट पर रखा गया था और इसके साथ ही जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उसकी टीम को भी तैनात किया गया था। लेकिन आज जब बैठक खुद नित्यानंद राय ने लिया और उसमें जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के अलावा जो भी अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी थे, उनसे बातचीत की और उन्होंने दिशा निर्देश दिया। जो सबसे पहले सरकार की कोशिश है कि वो बाढ़ में फंसे हुए लोगों को हर संभव कोशिश करके वहां से निकाले और इसके साथ ही जो राहत और बचाव कार्य है उसको लगातार चलाया जाता रहे। जो एनडीआरएफ है उसकी नावें भी तैनात की गई है ताकि जहां तक अभी पानी नहीं पहुंचा है, पानी पहुंचने की संभावना है, वहां पे माइकिंग की जा रही है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है। और इसके साथ ही जो शेड्स बनाए गए हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके रहने के लिए जो व्यवस्था की गई है, वहां पे खाना के साथ में प्रॉपर मेडिकेशन की व्यवस्था की गई है। और जो पूरी जो व्यवस्था है उसकी जो देख रेख है वो जिलाधिकारी खुद कर रहे हैं और जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग है वो राज्य सरकार को की जा रही है। यानी पटना में सेंट्रल कंट्रोल रूम पूरे मामले पे नजर रखे हुए और पल पल की जानकारी भी ले रहा है। जी, लेकिन मधुरेश, इसको साथ साथ यदि समझने की हम कोशिश करें तो कितने ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और ऐसे में क्या उनको राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है? किस तरीके की व्यवस्था आम जनता के लिए की जा रही है? देखिए, जो 12 जिले जो ठीक है, धन्यवाद मधुरेश। आपसे हम दोबारा से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। बहरहाल देखिए, जो पूरी व्यवस्था है उस व्यवस्था को बहुत गंभीरता से लिया गया है, पूरी स्थिति को बहुत गंभीरता से लिया गया है और ऐसे में गृह मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण बैठक पटना में की गई है जिसमें गृह राज्य मंत्री मौजूद रहे और तमाम सारे जो बचाव कर्मी हैं वो वहां पर मौजूद हैं और जो प्रभावित लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जम्मू कश्मीर के बिलावर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बिलावर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस के 2 अधिकारी घायल हो गए। घायलों को हवाई मार्ग से ले जाया गया। देश के कई हिस्सों सहित उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों में अलग अलग जिलों में रेल पटरियों पर गैस सिलेंडर, लोहे का सरिया, पेड़ की डाल रखे जाने की लगातार घटनाओं के बाद शनिवार को बलिया में ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश हुई। बकुल्हा मांझी स्टेशन के बीच ट्रैक पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े देखने को मिले। लखनऊ छपरा एक्सप्रेस का इंजन उन
टुकड़ों से टकरा गया। हालांकि घटना में जानमाल को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह महोबा के रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखकर ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास किया गया। झांसी मानिकपुर रेलवे ट्रैक में एक बड़ा सीमेंट का पत्थर रखा मिलने से हड़कंप मच गया। इस दरमियान गुजर रही ट्रेन को लोको पायलट की नजर पत्थर पर पड़ गई और उसने अपनी सूझबूझ से पहले ही ट्रेन को रोककर बड़ा हादसा टाल दिया। लोको पायलट ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी, जिस पर स्थानीय पुलिस और आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर पत्थरों को हटाया और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरठ के आरपीएफ सहायक कमांडेंट कृष्णानंद तिवारी का कहना है कि दोषी के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। महोबा जुरिडिक्शन में एक सीमेंट के छोटे से ब्लॉक को रेल लाइन पर किसी ने रख दिया था। इसकी सूचना रेलवे सुरक्षा बल को हुई और स्थानीय पुलिस को हुई। ये इन लोगों ने मिलके एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ कौरई थाना में रेल अधिनियम और बीएनएस की समुचित धाराओं में केस पंजीकृत किया गया है। जांच इसकी की जा रही है और उसके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की लाभार्थी 1300 कंपनियों में से 140 के प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली में बैठक की। उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना का फायदा उम्मीद से कहीं ज्यादा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया संकल्प को पूरा करने और आयात पर निर्भरता को कम करने में पीएलआई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं इनसे 12 लाख नौकरियों को भी सृजित किया गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम यानी पीएलआई की सफलता की कहानी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। 1300 लाभार्थी कंपनियों के 140 प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कुछ सेक्टर्स में लाभार्थी कंपनियां अभी खुद को स्थापित करने के चरण में हैं। योजना में शामिल 14 सेक्टर्स में से अधिकतर की कंपनियों की सफलता देश के सामने है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया संकल्प को पूरा करने और विदेशी तकनीक व उत्पादों पर निर्भरता को कम करने में पीएलआई स्कीम ने बुनियादी बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश हासिल हुआ है, जो उम्मीद से भी ज्यादा है। वहीं इससे 12 लाख रोजगार का भी सृजन हुआ है। My own expectation is that we will land up with an investment of upward of 2 lakh crores. Through the encouragement or the kick-starting that the PLI schemes have given in these 14 sectors. I'm not even including the investments coming into the semiconductor industry, which could itself be upward of 2 lakh crores. पीएलआई स्कीम के लाभार्थियों खासकर एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों का कहना है कि इस योजना से उन्हें न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपने ब्रांड की पहचान स्थापित करने और बिजनेस का विस्तार करने में बहुत मदद मिली है। पीएलआई की स्कीम सरकार ने निकाली और जिसकी वजह से देश की फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ 13 अन्य सेक्टर्स को भी इसका जो फायदा हो रहा है, उसको भारत को विश्व में एक बड़ा ऊंचा स्थान दिलाने में मदद करेगी। अंडर पीएलआई स्कीम वी हैव इन्वेस्टेड अप्रॉक्सीमेटली 3,500 करोड़ so far and we have also generated an employment of around 6,000 people. वाणिज्य मंत्री ने कहा कि देश भर में 20 इंडस्ट्रियल टाउन स्थापित किए जा रहे हैं और कंपनियों के लिए जरूरी अनुमतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा। उन्होंने भारतीय उद्योगों से भी अपील की कि वह अपने उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर किसी तरह का समझौता ना करें और जहां तक संभव हो कच्चे माल के लिए स्वदेशी कंपनियों को ही प्राथमिकता दें। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली। कुंभ मेला 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में अगले साल जनवरी में होना है। रेल मंत्रालय कुंभ मेले के लिए बड़ी संख्या में विशेष ट्रेनें चलाने की दिशा में काम कर रहा है। इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे कुंभ मेला 2025 के लिए श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेनों की सुविधा, विभिन्न बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज क्षेत्र से प्रतिदिन 140 ट्रेनें चलाई जाएंगी। शनिवार को अश्विनी वैष्णव ने संबंधित अधिकारियों के साथ कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की।
तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव के आवास पर पहुंची। ध्यान रहे कि बीते दिनों लड्डू बनाने के प्रयोग किए गए घी में पशु की चर्बी होने का मामला सामने आया था। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि जगनमोहन रेड्डी सरकार के दौरान इस प्रकार का घी प्रयोग किया जाता रहा। इस दावे की पुष्टि लैब जांच में भी हुई थी। बता दें कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी ने तिरुपति बालाजी मंदिर जाकर निरीक्षण कर लोगों से बातचीत की थी। देश भर में 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसे लेकर जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत देश भर में इन दिनों जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी परिषद द्वारा एक अनोखी पहल की गई, जिसमें मेरठ के सांसद अरुण गोविल और छावनी परिषद के सीईओ ने छावनी में घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। प्राण कहा कि स्वच्छता के लिए सिर्फ एक ही पखवाड़ा समर्पित न हो, बल्कि प्रत्येक मानव को जीवन भर स्वच्छता और स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता में रखना चाहिए। जो सेवा पखवाड़ा हो रहा है वो स्वच्छता सेवा पखवाड़ा, वो मुझे लगता है काफ़ी बहुत सक्सेसफुल है। बहुत हम लोगों ने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं और सब मिलकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये किया गया है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे काम के लिए हो रहा है। स्वच्छता अपने आप में जो है वो सिर्फ अपने लिए ही सेवा नहीं बल्कि समाज के लिए भी सेवा है। इस दौरान छावनी परिषद के सीईओ जाकिर हुसैन ने उपस्थित कैंटवासियों और छावनी परिषद कर्मचारियों से भी सामूहिक रूप से सफाई अभियान में योगदान देने का आह्वान किया। हम लोगों ने डोर टू डोर स्वच्छता अभियान स्टार्ट कर रखा है। इसमें इस बार आज के दिन माननीय सांसद महोदय अरुण गोविल जी कैंट बोर्ड में आ रहे हैं और डोर टू डोर वो कैंपेन करेंगे। इसके अलावा 3R पे काम किया जा रहा है, जिसमें प्लास्टिक का रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल पे काम किया जा रहा है। उधर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जिला न्यायाधीश के नेतृत्व में रुद्रपुर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें सभी न्यायाधीश, वकील और पर्यावरण मित्रों ने स्वच्छता अभियान के तहत कूड़ा एकत्रित कर व्यापक सफाई अभियान चलाया। अभियान के तहत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। पारिवारिक मामलों के न्यायाधीश ओम कुमार का कहना है कि पूरे देश में स्वच्छता एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। जिला न्यायालय हर साल गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाती है और लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करते हैं, जिससे कि हमारा देश स्वस्थ रहे, लोग जागरूक हों स्वास्थ्य के प्रति, सफाई के प्रति, जिससे कि सब लोग स्वस्थ रहें और हमारा देश स्वच्छ रहे। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता को लोगों के जीवन में एक आचरण के तौर पर शामिल करना है। राष्ट्रीय पर्व के रूप में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जिला न्यायाधीश के नेतृत्व में पूरी जिला बार और समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण इस स्वच्छता अभियान में जमीनी स्तर से कार्य कर रहे हैं, जिससे एक आम जनता तक संदेश जाए कि व्हाइट कॉलर लोग भी स्वच्छता के प्रति सचेत हैं और दैनिक दिनचर्या में स्वच्छता को प्रथम प्राधान्य करें। स्वच्छता जीवन का मूल मंत्र है और उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी स्वच्छता परम आवश्यक है। हर वर्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य न सिर्फ समाज में स्वच्छता लाना है, बल्कि लोगों के जीवन में स्वच्छता को अभिन्न रूप से शामिल करना है। पश्चिम बंगाल में आईएएस अधिकारी की पत्नी से कथित रेप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट भी सख्त है। अदालत ने इस मामले की जांच में लापरवाही पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि प्रारंभिक जांच को ठीक से न करने को लेकर 3 आला पुलिस अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। जस्टिस राजश्री भारद्वाज ने कहा कि पीड़ित की शिकायत के बाद जांच में घोर लापरवाही बरती गई। भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में बड़े अधिकारियों के परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस की क्या ही सुरक्षा होगी। आईएएस ऑफिसर की वाइफ अगर सेफ नहीं है स्टेट में तो आप समझ सकते हैं साधारण आदमी, साधारण महिलाओं की क्या हालत है। डॉक्टर्स की डिमांड पूरी नहीं हो रही, डॉक्टर्स की कोई देखी नहीं हो रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और एक के बाद एक डॉक्टरों के ऊपर हमला भी हो रही है। तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप भी हमला कर रही है।
सो वो असुरक्षित है, इसलिए अब बार बार स्ट्राइक में जाने के लिए बाध्य हो रही है। पूरी स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो खराब हो चुकी है। और नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ओरल हेल्थ पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। जेमी सेंटर फॉर डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च, एम्स, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, CIMS देश भर के विशेषज्ञ, डॉक्टर्स और अन्य संबंधित इसमें शामिल हुए। विभिन्न सत्रों और चर्चाओं में डॉक्टर्स ने देश में बढ़ते डेंटल और मुख संबंधी रोगों पर चिंता जताते हुए उस पर पॉलिसी बनाने के साथ ही अन्य संबंधित विषयों पर अपनी बात कही। विशेषज्ञों ने कहा कि इस विषय को गंभीरता से लेने के साथ ही सभी संबंधित एजेंसियों को मिलकर काम करने की जरूरत है। साथ ही ओरल हेल्थ में कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना के विकास की भी आवश्यकता है। नीति आयोग, ICMR, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, सब इन लोगों ने मिलके कुछ ऐसे तरीके निकालने की कोशिश की जा रही है जिससे कि दांतों की बीमारियों के ऊपर रोकथाम की जा सके। तो मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत आशावान हूँ और इससे जो चीज़ें निकलेंगी वो हमारे पॉलिसी मेकर को, गवर्नमेंट्स को, स्टेट्स को उसमें बहुत मदद मिलेगी। हम लोग जितने भी स्टेक होल्डर्स, डॉक्टर्स, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स और जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस, प्रिंसिपल, डीन्स हैं और साथ साथ में पॉलिसी मेकर्स, तो उनके साथ हम लोगों ने थोड़ा सा सुबह वार्तालाप किया। उनकी गवर्नमेंट किस तरह से सोच रही है और हमारे लिए क्या डायरेक्शंस हैं कि डेंटल के जो रिसर्चर्स हैं और जो डेंटल फर्टिलिटी है वो कैसे काम करे। एक तो उन्होंने आके हमारा मार्गदर्शन किया। स्वच्छ भारत मुहिम को देश भर में भारी समर्थन मिल रहा है। समाज के सभी वर्गों के साथ साथ गणमान्य हस्तियां भी इस पहल को दिल खोलकर तारीफ कर रही हैं और साथ ही इसके साथ जुड़ रही हैं। कांची कामकोटी पीठम के जगतगुरु शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती स्वामीगल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता मुहिम को सराहा है। अपने प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह के द्वारा ये सुंदर कार्यक्रम भारत को और सुंदर बनाने के लिए ये जो कार्यक्रम है अच्छा चल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान का पूर्ण रूप से फल मिलने के लिए हर नागरिक का, सिटीजन्स का पूर्ण सहयोग का जरूरत है। महामंडलेश्वर स्वामी चैतन्य आनंद ने भी स्वच्छता पहल को सराहा है। उन्होंने कहा कि इससे समाज में जागरूकता आई है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत से कई बदलाव हुए हैं। उदाहरण के लिए इस स्वच्छ भारत के माध्यम से पवित्र नदी गंगा को शुद्ध किया गया है। यहाँ के गांवों में लोगों को उनकी सफलता के बारे में जागरूकता प्राप्त हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में पैन IIT एलुमनाई फाउंडेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने विकसित भारत निर्माण के प्रयासों में विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। इस अवसर पर डॉक्टर एस जयशंकर ने उन्नत तकनीक और विनिर्माण इकोसिस्टम विषय पर अपने विचार भी साझा किए। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद पश्चिम एशिया में भारी तनाव है। इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है। IDF के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एक और हिजबुल्लाह नेता नबील काउक को इजरायल ने मार गिराया। राजधानी बेरूत में हवाई हमले जारी हैं। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने की बात कही जा रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए कई रॉकेट इजरायली इलाकों में गिरे, हालांकि उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हिजबुल्लाह के समर्थक देश ईरान ने भी नसरुल्लाह की मौत के बदले की बात कही है। ध्यान रहे कि हमले में ईरान के प्रभावशाली रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एक बड़े कमांडर की भी मौत हुई है। इस बीच हिजबुल्लाह ने हाशिम सफीउद्दीन को अपना नया प्रमुख घोषित किया। कई देशों ने सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह। अमृतपाल, समझना चाहेंगे
जो अब की जो हालात हैं, अभी की जो स्थिति है, वो उस स्थिति के बाद किस तरीके की जो आगे क्या ये जो घटनाक्रम है वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान ने भी बदला लेने की बात कही है। तो ऐसे में पूरी रणनीति को कैसे समझ सकते हैं? देखिए, दूसरे पे रॉकेट आज जिला ने चंद्र को ही करीब 10 प्रोजेक्टाइल या 10 रॉकेट फायर किया है इस जगह के अंदर सी ऑफ गरीबी और जो उनके नौकरी एरिया था उन पर वहाँ की जो रिलोकेटेड पॉपुलेशन है अभी भी वापस नहीं जा पा रही है। हालांकि इसराइल का किसी पर्पज है कि अपने लोगों को नॉर्थ में दोबारा जो विस्थापित हुए हैं उनको वहाँ दोबारा बहाल करना। वहीं इसराइल भी लगातार सदर्न लेबनान में गोलेबारी दाग रहा है और एरियल बम्बार्डिंग कर रहा है। आज भी ये एरिया है जो सदर्न बेरूत का, वहाँ पर उन्होंने एयर स्ट्राइक की और वहाँ पर उन्होंने मिसाइल स्ट्राइक की और एक जो उनके पृथ्वी कमांडर हैं वो मारे गए उसमें। ये एक्चुअली कल रात की खबर है पर आज उन्होंने कंफर्म किया है। उनको कंफर्म करना बाकी है। बाकी आपने कहा ईरान ने बिल्कुल कहा है कि हम इसका बदला लेंगे नसरुल्लाह की दिल्ली का, और दूसरा उनके जो डेप्यूटी कमांडर थे IRGC के वो जो मारे गए थे जिस घटनाक्रम में हसन नसरुल्लाह मारे गए। तो अभी देखना होगा कि डायरेक्टली क्या ईरान इन्वॉल्व होता है या अपने जो प्रॉक्सीज है उसके थ्रू, चाहे वो हिजबुल्लाह हो चाहे वो हुदी रेबल्स हो, उनके थ्रू अटैक करता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमृतपाल इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, अब बात खेल जगत की। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में चल रहा भारत और बांग्लादेश क्रिकेट टेस्ट मैच का आज खेल रद्द हो गया। दरअसल कानपुर में भारी बारिश हुई थी जिसके चलते पिच गीला हो गया। यही वजह है कि तीसरे दिन का मैच शुरू भी नहीं हो सका। दोपहर 2 बजे पिच के निरीक्षण के बाद खेल रद्द करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि इस टेस्ट में अब तक केवल 35 ओवर का ही खेल हो सका है। मैच के पहले दिन बांग्लादेश ने 35 ओवर में 3 विकेट पर 107 रन बनाए थे। 2 मैचों की सीरीज में भारत फिलहाल 1-0 से आगे है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।